हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम API 510 प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर का वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसका नाम है लेक्चर W1। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ये W1, W2, W3 क्या है। देखिए कैसे मैंने लेक्चर्स को कोडिफाई किया है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए API 510 का जो सिलेबस है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। ये नाम जो है API ने दिया है बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके अंदर उन्होंने पूरा सिलेबस दिया है। तो API 510 के अंदर जो उन्होंने 5 मेन टॉपिक दिए हैं, जो 5 मेन टॉपिक है, देखिए पहला है थिकनेस मेजरमेंट, इंस्पेक्शन इंटरवल्स एंड वेसल इंटीग्रिटी। दूसरा है वेल्डिंग प्रोसीजर एंड क्वालिफिकेशन इवेल्युएशन बेस्ड ऑन ASME प्रेशर एंड वेसल कोड सेक्शन 9। तीसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन और चौथा और पांचवा है प्रैक्टिकल नॉलेज जनरल और स्पेसिफिक। तो इस तरीके से उन्होंने 5 मेन ब्रॉड टॉपिक उन्होंने बनाया है API 510 के लिए। इसमें जो वेल्डिंग प्रोसीजर एंड क्वालिफिकेशन इवेल्युएशन बेस्ड ऑन ASME प्रेशर वेसल कोड सेक्शन 9 जो सेकंड टॉपिक है, इसको मैंने W नाम दिया है, W, क्योंकि ये वेल्डिंग से रिलेटेड है। इसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव का जो वीडियो लेक्चर होगा उसको मैं N से डिनोट करूंगा, N1, N2, N3। और ये जो प्रैक्टिकल वाला होगा उसको P से डिनोट करूंगा, P1, P2, P3। और जो पहला जो टॉपिक था थिकनेस मेजरमेंट, इंस्पेक्शन इंटरवल्स एंड वेसल इंटीग्रिटी, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो इसको मैंने C नाम दिया है। C से इसको मैं डिनोट करूंगा। इसके जो वीडियो लेक्चर्स होंगे C1, C2, C3, C4 ऐसे होगा। अब मैंने W तो बता दिया, अब W1 क्या है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको फर्दर API 510 ने सब डिवाइड किया, जो कि मैं आपको आगे के स्लाइड से बताऊंगा। पहले W1, W2 क्या है बताता हूं। देखिए जो W1 होगा इसके अंदर ASME सेक्शन 9 का ओवरव्यू होगा। ASME सेक्शन 9 जो होगा W1 में मैं पढ़ाऊंगा। फिर W2 में एक्सक्लूसिवली राइटिंग और WPS एंड PQR इसके बारे में पढ़ाऊंगा। W3 जो होगा उसके अंदर मैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन वेल्डर का जो क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है वो होता है। W4 के अंदर हम समझेंगे WPS और PQR को कैसे रिव्यू करना है। और फाइनली जो W5 होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे API RP 577 के बारे में। ये भी कोर्स में इंक्लूड है। अभी आगे मैं पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस भी बताऊंगा क्या क्या हमें पढ़ना है। तो API RP 577 जो है वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड मेटलर्जी, इसका नाम है, इस कोड का नाम है वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड मेटलर्जी। API का रेफरेंस पब्लिकेशन है, ये पूरा हमें पढ़ना है। तो ये जो सेकंड वाला टॉपिक था वेल्डिंग प्रोसीजर एंड क्वालिफिकेशन इवेल्युएशन बेस्ड ऑन ASME प्रेशर वेसल कोड सेक्शन 9 W, इसको फर्दर मैंने सब डिवाइड किया है W1, W2, W3, W4, W5 एज पर API 510 सिलेबस। तो वीडियो अब स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं। मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, मेरी हॉबी है अपना नॉलेज शेयर करना और मैं अपना नॉलेज अपने वेबसाइट weldingandndit.com के थ्रू शेयर करता हूं। और दूसरा मोड है मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/weldingandndt, इसके थ्रू मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, ये ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, यहां आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल वेल्डिंग एंड NDT। फ्रेंड्स, इस वेल्डिंग एंड NDT टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल, कोड, स्टैंडर्ड्स, PDFs पड़े हुए हैं। तो आप इस चैनल के फाइल सेक्शन में जाके अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए सर्च करके डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और मैंने बताया वीडियो को मैंने कैसे लेक्चर्स को कोडिफाई किया। अब ऑफिशियली API 510 ने जो सिलेबस बताया है इसके लिए, जो अपना सेकंड टॉपिक था वेल्डिंग प्रोसीजर एंड क्वालिफिकेशन इवेल्युएशन बेस्ड ऑन ASME प्रेशर वेसल सेक्शन 9, ये तो मेन टॉपिक था। इसके अंदर उन्होंने फर्दर सब डिवाइड किया है या इसको और डिटेल्ड वे में उन्होंने बताया कि इसके अंदर हम क्या क्या क्वेश्चंस या किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछेंगे या क्या एक API 510 सर्टिफाइड वेल्डिंग प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर को नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए इसमें पहले तो वेल्ड प्रोसीजर रिव्यू के बारे में सीखना है।
तो वेल्ड प्रोसीजर के अंदर आपका WPS भी आ जाता है, PQR भी आ जाता है और WPQ भी आ जाता है। ये सारे रिव्यू करने आपको सीखने हैं। ये सारे जब आप रिव्यू करेंगे तो इसके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, वो आपको देखना है कि एसेंशियल नॉन वेरिएबल्स ऐसे नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स सारे सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं। हर एक वेल्डिंग प्रोसेस के लिए अपना एसेंशियल वेरिएबल, नॉन एसेंशियल वेरिएबल और सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल होता है। तो फ्रेंड्स, जिनको एसेंशियल वेरिएबल, नॉन एसेंशियल वेरिएबल नहीं पता है, आज सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मेरे को सिलेबस बता लेने दीजिए, उसके बाद मैं इन सारी चीजों को आपको समझाऊंगा। इसमें एक और चीज है, तो सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एक अच्छी बात है, सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपको देखिए, वेल्ड प्रोसीजर रिव्यू के अंदर आपको ये कंफर्म करना है कि जो PQR के अंदर जो मैकेनिकल टेस्ट किए गए हैं वो सही है कि नहीं। कभी भी हम PQR करते हैं तो कुछ मैकेनिकल टेस्ट करते हैं PQR WPS को क्वालिफाई करने के लिए, तो उसके अंदर मैकेनिकल टेस्ट जो करवाए गए हैं वो सही करवाएगी कि नहीं। जो वेल्डर को आपने एम्प्लॉय किया है वेल्डिंग के लिए वो सही है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, सिर्फ 4 वेल्डिंग प्रोसेसेस के ही WPS या PQR को रिव्यू करना होगा आपको, 4 वेल्डिंग प्रोसेस। ये भी एक अच्छी बात है। SMAW, GTAW जिसको टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, और GMAW को मिग वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग बोलते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, और SAW है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो जो वेल्ड प्रोसीजर रिव्यू करना है आपको, इन चारों वेल्डिंग प्रोसेसेस के ही प्रोसीजर को सिर्फ रिव्यू करना है। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। ये चलिए, ये अच्छी चीज हो गई। इसके साथ ही कुछ और लिमिटेशंस दिया है जो कि आपके एग्जाम को और सिंपल बना देगा। जैसे कि जो WPS और PQR होंगे उनमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा, एक WPS में एक ही वेल्डिंग प्रोसेस होगा। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स कर दे SMAW प्लस GMAW या GMAW प्लस GTAW, ऐसा नहीं है। SMAW का ही WPS होगा तो पूरा SMAW का होगा, GMAW का होगा तो पूरा GMAW का ही होगा, और उनका जो WPS का एक ही सपोर्टिंग PQR होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर कर दी उन्होंने ताकि आप एग्जाम में और अच्छे से परफॉर्म कर सके। और एक WPS के अंदर एक प्रोसेस और एक ही फिलर मेटल होगा। ऐसा नहीं कि फिलर मेटल 2-3 जैसे E6010 रूट के लिए E6013 और E7018, ऐसा कुछ नहीं। एक ही फिलर मेटल, एक प्रोसेस, ओनली 1 फिलर मेटल पर प्रोसेस आपको दिया जाएगा, तो इससे और ज़्यादा ईजी हो गया। उसके बाद क्या है, हाँ, आपको जो बेस मेटल होगा, बेस मेटल वो भी लिमिटेड होगा। P नंबर 1, 3, 4, 5 और 8, ये ही 5 जो बेस मेटल के ग्रुपिंग है, P नंबर 1, 3, 4, 5, 8, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं के WPS को आपको रिव्यू करना है। जिनको P नंबर नहीं पता है, मैं बता दूं, ये P नंबर बेस मेटल का ग्रुपिंग होता है, और ये मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। W1 जो पार्ट बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसमें और एक अच्छी बात है कि जो डिसिमिलर बेस मेटल ज्वाइंट का WPS आपको नहीं मिलेगा, आपको सिमिलर बेस मेटल का ही बेस मेटल का ज्वाइंट वाला WPS मिलेगा, और थिकनेस भी सेम होगा। मतलब 16 mm का अगर बट वेल्ड है तो 16 mm से 16 mm के ही बेस मेटल को वेल्डिंग करना होगा। ऐसा नहीं कि 16 mm से 32 mm के मेटल को वेल्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिमिलर थिकनेस का रहेगा WPS और सिमिलर बेस मेटल का ही WPS रहेगा। आपके लिए और एक गुड न्यूज है कि जो स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेसेस है, जैसे करोजन रेजिस्टेंट ओवरलेज, हार्ड फेसिंग ओवरलेज और डिसिमिलर मेटल वेल्ड, ये सारी चीज़ें ये भी एक्सक्लूड है, मतलब ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। और साथ ही P नंबर 1, 3, 4, 5 जो बेस मेटल होंगे, P नंबर 1, 3, 4, 5, उनका लोअर ट्रांजिशन टेम्परेचर सेट होगा 1330 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 720 डिग्री सेल्सियस है, और जो अपर ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर होगा वो 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 870 डिग्री सेल्सियस होगा। जिनको नहीं पता क्या होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, मैं बताया तो देखिए, लोअर ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर जो कि 1330 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब होता है इस टेम्परेचर पे फेराइट जो है वो ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, यहां शुरू होता है। और 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि अपर ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर है, वहां पे फेराइट कंप्लीटली ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फेराइट टू ऑस्टेनाइट इज कंप्लीटेड। तो ये तो था हमारा पहला टॉपिक जो कि आपको इसके अंदर पढ़ना है, वेल्ड प्रोसीजर रिव्यू। इसके अंदर ये सारी चीजें API ने बताया है। दूसरी चीज जो बताई उन्होंने कि वेल्डिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 में वेल्डिंग रिक्वायरमेंट दिया है और API 510 के दिया है, इसको भी
एक API 510 सर्टिफाइड प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए। तो ये भी हमारे सिलेबस में है। तो ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 के अंदर जो जनरल वेल्डिंग के रूल्स दिए गए हैं पार्ट UW और UCS में, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर टिपिकल ज्वाइंट टाइप्स, वेल्ड साइजेस, ज्वाइंट रिस्ट्रिक्शंस, मैक्सिमम अलाउबल रीइंफोर्समेंट, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया, हीट ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें जो है इनके रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं सेक्शन 8 डिवीजन 1 में, वो आपको पता होना चाहिए। API 510 के अंदर जो भी वेल्डिंग का रूल दिया गया वो आपको पता होना चाहिए। साथ में एक और बात, अगर कोई रूल API 510 और सेक्शन 8 डिवीजन 1 में क्लैश होता है तो आपको API 510 का ही चुनना है, ना कि सेक्शन 8 डिवीजन 1 का। तो ये यहाँ प्रिवेल करेगा। API 510 कुछ एक्सक्लूडेड रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं या उसको रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे WPS का रिवीजन लेवल, कंपनी का नाम, WPS का नंबर और डेट, इन सबको एग्जाम से एक्सक्लूड किया जाता है, उनको आपको रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक API 510 कैंडिडेट जो होगा उसको ये समझ में होना चाहिए कि जो WPQR और जो WPQ होता है उसको कभी भी सर्टिफाई करते हैं साइन करके, मतलब एक इंस्पेक्टर अपना साइन करेगा और उसके साथ डेट डालेगा, साइनिंग और डेटिंग, साइन और डेट करके ही सर्टिफाई होता है। और जो इसके अंदर तीसरा पार्ट है API RP 577, इसको भी आपको पढ़ना है। तो द इंस्पेक्टर नीड्स टू नो अंडरस्टैंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन इन API RP 577। तो ये हमारा सिलेबस था जो कि API 510 ने दिया है इस टॉपिक के अंदर। आपका जो ये टॉपिक था सेकंड वाला टॉपिक, इसके अंदर इतना बड़ा उन्होंने सिलेबस दिया है। बस टॉपिक का तो नाम लिख दिया उन्होंने, वेल्डिंग प्रोसीजर एंड क्वालिफिकेशन इवेल्युएशन बेस्ड ऑन सेक्शन 9, बट इसको जब इन डेप्थ में देखते हैं तो इन डेप्थ में इन्होंने इतना बड़ा उन्होंने पूरा सिलेबस दिया है कि ये हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने जो है इसको इतने बड़े लंबे चौड़े लेक्चर्स में डिवाइड किया है, W1, W2, W3, W4, W5। ये पांचों जब हम W5 कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये वाला जो सेकंड टॉपिक है ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये कवर करने के बाद फिर मैं NDT शुरू करूंगा और NDT के बाद या तो मैं ये वाला पार्ट शुरू करूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट, टॉपिक नंबर 1, या फिर ये टॉपिक नंबर 4 और 5 वो हम देखेंगे। पहले मैं W कंप्लीट करूंगा। यहाँ W1 में भी, W2 में भी ऐसा है कि ये W1 भी बहुत बड़ा टॉपिक है, W1, W2। तो हो सकता है ये इसको भी मेरे को अलग अलग टुकड़ों में करना पड़े। जैसे ये W1 का पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ, ये W1 जो है ये भी 3 से 4 पार्ट में मैं बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो अभी फिलहाल मैं W1 का पार्ट 1 बना रहा हूँ और ये भी पार्ट 2, पार्ट 3 तक इसका जाएगा या पार्ट 4 तक जाएगा। फिर मैं W2, W3, W4 ऐसे बनाते रहूँगा। तो ये लेक्चर W1 का पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने समझ लिया मैंने कैसे लेक्चर्स को कोडिफाई किया है और मैंने आपको सिलेबस बता दिया। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे अपना API 510 का पहला लेक्चर LW1। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं बहुत ही बेसिक से चलूंगा, मतलब किसी को अगर कुछ भी नहीं पता है वो भी इस वीडियो लेक्चर को देखेगा तो आराम से सारी चीज़ें समझ जाएगा। तो मैं बेसिक से सबसे पहला जो सवाल उठाता हूं कि ASME प्रेशर वेसल कोड सेक्शन 9 है क्या चीज़? व्हाट इज ASME प्रेशर वेसल कोड सेक्शन 9? आप में से बहुतों को पता होगा, जो वेल्डिंग के फील्ड के हैं उनको तो लगभग आइडिया होता है सेक्शन 9 तो वेल्डिंग का कोड है, बट इसके अंदर इस कोड को कैसे डिफाइन किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 9 जो कोड है उसको ASME क्या बोलता है? तो ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड बोलता है। ASME सेक्शन 9 इज द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड। ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, और किस चीज का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है? तो वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड फ्यूजिंग प्रोसीजर्स। वेल्डिंग के प्रोसीजर का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, ब्रेजिंग के क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, और फ्यूजिंग के प्रोसीजर का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है। ये तो 3 प्रोसेस हो गए। उसके बाद वेल्डर्स और ब्रेजर्स का, वेल्डर और ब्रेजर का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, मतलब जो वेल्डिंग करते हैं वेल्डर्स, उनका भी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सेक्शन 9 में दिया हुआ है। और साथ ही वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड फ्यूजिंग ऑपरेटर्स का भी एक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है। जैसे वेल्डिंग ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका भी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड ASME सेक्शन 9 में दिया हुआ है। तो ओवरऑल 3 तरीके की चीज़ है। एक तो जो वेल्डिंग का प्रोसीजर है उसका क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, आपके वेल्डर का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, और वेल्डिंग के ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है। हम सिर्फ वेल्डिंग का ही बात करेंगे, ब्रेजिंग और फ्यूजिंग का कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वेल्डिंग प्रोसीजर बोला, वेल्डर बोला और वेल्डिंग ऑपरेटर बोला। फ्यूजिंग और ब्रेजिंग हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे।
देखिए एएसएमई सेक्शन 9 जो है उसको ब्रॉडली या मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से समझिए, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है पार्ट क्यूजी। क्यूजी में क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट दिया है। यहाँ पे आप जी देखेंगे तो जी का मतलब जनरल रिक्वायरमेंट हो गया और क्यू का मतलब हो गया क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड। देखिए इसका फुल फॉर्म एएसएमई में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने एक अंदाजा लगाया क्यू जी का क्या मतलब हो सकता है। तो यहाँ जी का मतलब जनरल रिक्वायरमेंट हो सकता है और क्यू का मतलब होता है क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, ये हो सकता है। आपके याद करने के लिए आप जैसे भी चाहें तो याद कर सकते हैं। तो ये तो पहला पार्ट हो गया जनरल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर वेल्डिंग, ब्रेजिंग, फ्यूजिंग सबके दिए हुए हैं रिक्वायरमेंट्स। जो पार्ट 2 है वो QW है वेल्डिंग के लिए, पार्ट 2 यानी पार्ट QW वेल्डिंग के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप W लिखा हुआ है, यहाँ G लिखा हुआ था जनरल रिक्वायरमेंट के लिए, W लिखा है वेल्डिंग के लिए, B लिखा है ब्रेजिंग के लिए और F लिखा है फ्यूजिंग के लिए। तो पार्ट 2 जो है अपना मतलब पार्ट QW है। पार्ट 2 तो इसमें नहीं बोलते, पहला पार्ट आपका पार्ट QG है, दूसरा पार्ट है आपका पार्ट QW। पार्ट QW वेल्डिंग के लिए है, फिर तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट QB ब्रेजिंग के लिए है और चौथा पार्ट QF फ्यूजिंग के लिए। तो ये ब्रेजिंग और फ्यूजिंग हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है पार्ट QW वेल्डिंग के लिए। और आप पार्ट QG का थोड़ा सा पार्ट पढ़ सकते हैं, ये जनरल रिक्वायरमेंट्स है और इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, बेसिक बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, तो आप ये चीज़ भी खुद से पढ़ सकते हैं। मैं पार्ट QW बताऊंगा और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी पार्ट QG की वो थोड़ा सा कवर करूंगा। तो देखिए पहले मैं पार्ट QG जो था उसका बताया, तो उसके कंटेंट क्या है, जस्ट एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए। पार्ट QG के ये 9 कंटेंट हैं। देखिए ये कंटेंट है QG 109 तक। पहले तो स्कोप बताया हुआ है, फिर प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन बताया हुआ है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड बताया हुआ है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन बताया हुआ है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड बताया हुआ है, वेरिएबल्स बताया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप ट्रांसफर, स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन मेड टू प्रीवियस एडिशन और ये डेफिनेशन बताया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और अगर आपको पार्ट QG में इंटरेस्ट है तो फ्रेंड्स मैंने पार्ट QG का एक जनरल समरी बहुत ही पहले बनाया था, ये देखिए 2019 में बनाया था और वो अभी भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपली मैंने पार्ट QG को समझाया है। एक तो मैंने हिंदी में बनाया है और एक इंग्लिश में बनाया है। देखिए हिंदी वाला आइकॉन ये है, इंग्लिश वाला आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे समरी ऑफ ASME BPBC सेक्शन 9 तो आपको हिंदी वाला आ जाएगा। आप ASME सेक्शन 9 पार्ट 1 लिखेंगे तो इंग्लिश वाला आ जाएगा। एक फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रिजल्ट पे आएगा। ये आइकॉन आप देख के समझ जाइएगा, थंबनेल देख के कि ये मेरा वीडियो, आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं उसको। इसमें मैंने बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिंपली आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम पार्ट QW से स्टार्ट करेंगे। देखिए पार्ट QW जो कि मैंने आपको एक बार फिर से पीछे जाता हूँ, देखिए वेल्डिंग का जो दूसरा पार्ट था पार्ट QW, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट QW को फर्दर आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, ये 6 आर्टिकल में डिवाइड किया हुआ है। आर्टिकल 1 जो है वेल्डिंग जनरल रिक्वायरमेंट्स बताया गया, आर्टिकल 2 में वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 3 है वेल्डिंग परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 4 है वेल्डिंग डेटा, आर्टिकल 5 है स्टैंडर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन और आर्टिकल 6 है मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग वायर एडिटिव्स। तो ये जो पहले के 4 आर्टिकल है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ हमें मोस्टली कवर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में हम सेक्शन 5 भी पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में स्टैंडर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर दिया हुआ है जिसे कि कोई कंपनी डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकती है अंडर सम सर्कमस्टांसेस। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे कंपनी अडॉप्ट करेगी। तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। अब पहले तो आर्टिकल 1 का स्कोप लिखा हुआ है, तो स्कोप तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। एसएमई सेक्शन 9 जो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है और आर्टिकल 1 जो है QW का है, वेल्डिंग का पार्ट है, तो इसके अंदर वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन का प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है, वेल्डिंग प्रोसीजर के क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया गया है और वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर के क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। जनरली एक स्कोप है। जो QW 101 है, इसमें देखिए इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ कि एक जो WPS है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड से मैं WPS PQ और WPQ का जो बेसिक फंडा है वो आपको बताऊंगा। तो जिनको WPS नहीं पता है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अगले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा ये कब प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, WPS के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
पहले तो ये समझ लीजिए WPS बनाने का, प्रिपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किनका होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है या जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कि काम करवा रहा है, जो काम को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है WPS प्रिपेयर करने का और WPS को क्वालिफाई कराने का। मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है WPS बनाने का। कई बार क्या होता है कि देखिए एक स्टैंडर्ड WPS दिया हुआ है, AWS स्टैंडर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जो ASME के सेक्शन 9 के अपेंडिक्स E में दिया हुआ है, उसे भी यूज कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकती है कोई कंपनी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई भी कंपनी एक स्टैंडर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एडॉप्ट कर सकती है, या फिर कंपनी अपना खुद का WPS बना सकती है, उसको क्वालिफाई कर सकती है। तो ये जो WPS और SWPS है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर, इसके अंदर जो है मोस्टली डिटेल्स दिए जाते हैं, वेल्डिंग करने के डिटेल्स दिए जाते हैं, जैसे ज्वाइंट का डिटेल रहेगा, बेस मेटल का डिटेल रहेगा, फिलर मेटल का डिटेल रहेगा, करंट का डिटेल रहेगा, प्रीहीट का डिटेल रहेगा, पोस्ट हीट का डिटेल रहेगा, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का डिटेल रहेगा। ये सारे डिटेल्स WPS के अंदर दिए जाते हैं। अब देखिए बाय डेफिनेशन या WPS, तो WPS क्या होता है, इट गिव्स डायरेक्शंस टू द वेल्डर फॉर वेल्डिंग। ये WPS जो है एक वेल्डर को कैसे वेल्डिंग करना है इसका डायरेक्शन देता है। मतलब WPS के अंदर सारा डिटेल रहता है, तो वेल्डर वो सारा डिटेल पढ़ के वैसे ही फिर वेल्डिंग करता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर वेरिएबल्स रहते हैं, कुछ वेरिएबल्स रहते हैं जो कि वेल्डिंग के दौरान यूज करना है। वो सारे वेरिएबल्स में आपको, मतलब वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले अब PQR देखते हैं। देखिए जो WPS बनाया जाता है उसके अंदर सारे डिटेल्स रहते हैं, जॉइंट डिटेल, बेस मेटल, फिलर मेटल, पोस्ट हीट, प्री हीट, करंट, वोल्टेज, सारी चीजें रहती है। तो आपने बना दिया, लेकिन WPS को एक बार क्वालिफाई भी करना पड़ता है। मतलब कि हमने जो WPS बनाया है वो WPS हमें एक अच्छी वेल्डिंग दे सकता है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो है कि नहीं। वो WPS से अगर हम के अकॉर्डिंग अगर हम वेल्डिंग करें तो हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेल्डिंग मिलेगी कि नहीं, ये जानने के लिए WPS को पहले एक बार क्वालिफाई कराना पड़ता है। क्वालिफाई कराने के लिए हम PQR करते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड क्या होता है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, WPS बनाने के बाद एक टेस्ट कूपन को वेल्डिंग करते हैं एज पर द डिटेल्स गिवन इन द WPS में जो भी डिटेल्स दिया हुआ उस हिसाब से हम टेस्ट कूपन की वेल्डिंग करते हैं। और जो वेल्डिंग के दौरान जो डेटा होते हैं वो सारे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उस टेस्ट कूपन को वेल्डिंग होने के बाद मैकेनिकल टेस्ट के लिए भेजते हैं, और मैकेनिकल टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो मैकेनिकल टेस्ट का रिपोर्ट और जो वेल्डिंग के दौरान ड्यूरिंग वेल्डिंग जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया था उसको और मैकेनिकल टेस्ट का रिपोर्ट मिला के PQR बनाते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। और ये PQR बनाने के बाद हम बोलते हैं हमारा WPS क्वालिफाई हो गया। तो बेसिकली PQR क्या होता है, क्वालिफाइज दैट द WPS कैन बी यूज्ड टू मेक अ क्वालिटी वेल्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से WPS वेल्डिंग WPS का जो डिटेल्स दिए हुए हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक अच्छा वेल्डिंग प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल है, ये क्वालिफाई कराता है PQR। उसके बाद होता है वेल्डर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन, इसको वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, इसको वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं। तो एक बार WPS PQR हो जाता है उसके बाद वेल्डर का टेस्ट शुरू करते हैं। जो वेल्डर पास होते हैं उनको फिर अपने प्रोडक्शन वेल्डिंग के लिए उनको अलाउ करते हैं या शॉप वेल्डिंग के लिए अलाउ करते हैं। इसमें एक और चीज़ है, जो वेल्डर PQR का टेस्ट कूपन वेल्डिंग करता है, अगर वो PQR का टेस्ट कूपन सक्सेसफुली मैकेनिकल टेस्ट में पास होता है तो वो वेल्डर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाता है, उसको फिर WPQ करने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे वेल्डर को टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए एक बार और फिर से डिटेल वे में हम समझते हैं। ये देखिए ये चीज़ जो थे यहाँ तक तो ये ASME सेक्शन 9 में दिया हुआ था, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ WPS क्या है, PQR क्या है। तो ये ASME सेक्शन 9 में मतलब उसको इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, बट आपको समझाने के लिए मैं आपको ये स्लाइड बनाया है मैंने। WPS PQR WPQ प्रिपरेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, आपके समझ के लिए कैसे WPS बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिलिमिनरी WPS बनाते हैं, प्रिलिमिनरी या प्रपोज WPS बोलते हैं। इसमें रहेगा हमारे सारे डिटेल्स रहेंगे, और जैसे कि कौन सा बेस मेटल यूज करना है, कैसे ज्वाइंट प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सा फिलर मेटल यूज करेंगे,
फिर आपके क्या प्री हीट करना है, क्या पोस्ट हीट करना है, कितना पोस्ट हीट करना है, PWST कैसे करना है, करंट कितना रखना है, वोल्टेज कितना रखना है, ये सारी चीज़ें PWS में बनाएंगे। एक प्रपोज WPS होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट कूपन की वेल्डिंग करेंगे। टेस्ट कूपन मतलब एक टेस्ट पीस लेंगे और टेस्ट पीस की वेल्डिंग करेंगे। जो भी पैरामीटर्स ये हमने प्रपोज WPS में दिया उसी पैरामीटर्स को फॉलो करके टेस्ट पीस की वेल्डिंग करेंगे। अब टेस्ट पीस की वेल्डिंग के दौरान एग्जैक्ट जो भी डेटा आ रहा है हमको वो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हमने जो फिलर मेटल से वेल्डिंग किया, कितना करंट रखा, कितना वोल्टेज रखा, वो सारी चीज़ें एज इट इज वेल्डिंग के दौरान जितना आया है वो सारे रिकॉर्ड करेंगे। वो जो रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद जब ये वेल्डिंग हो जाएगा टेस्ट कूपन का, तो फिर हम उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए भेजेंगे। मोस्टली डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही होता है, कोई कोई कोड NDT भी देता है या कुछ NDT से विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह रहता है, तो लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं। लैब टेस्ट में अगर टेस्ट कूपन पास हो जाता है तो ये जो रियल टाइम डेटा हमने रिकॉर्ड किया था PQR के दौरान और लैब टेस्ट का रिपोर्ट दोनों मिला के हमारा PQR बनता है। दोनों मिला के हमारा PQR बनता है और जो हमने WPS बनाया था उसको हम कह सकते हैं कि ये WPS हमारा साउंड वेल्डिंग दे सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये जो PWPS है वो फाइनली WPS हो गया, हमारा वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन हो गया। वेल्डिंग WPS हमेशा PQR के साथ में रहेगा। जैसे WPS आपका पहले पेज पे रहेगा या 2 पेज में, उसके बाद PQR रहेंगे जो कि आपने डेटा यूज़ किया था वेल्डिंग के दौरान, प्लस डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के जो रिपोर्ट होंगे वो। तो WPS और PQR आप यहाँ पे साथ में रखना है और यहाँ पे आपका WPS क्वालिफाई हो जाता है। अब WPS क्वालिफाई होने के बाद फिर हम वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करना शुरू करते हैं। ये वही चीज़ है, फिर से वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में मैंने लिखा है। अ वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द वेरिएबल्स टू द वेल्डर्स और वेल्डिंग ऑपरेटर्स टू क्रिएट वेल्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स। WPS एक डॉक्यूमेंट है जो कि वेल्डर या वेल्डिंग ऑपरेटर को वेरिएबल्स की डिटेल्स देता है, वो उन वेरिएबल्स की जिससे हमें वेल्डिंग करना है, मतलब कितना करंट रखना है, कितना वोल्टेज रखना है, क्या ज्वाइंट डिटेल्स रखना है, ये सारी चीज़ें देता है। अब कंटेंट्स ऑफ ए WPS के अंदर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया WPS के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। अब इन वेरिएबल्स में 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। एक तो एसेंशियल वेरिएबल होता है, दूसरा नॉन एसेंशियल वेरिएबल होता है, तीसरा सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल होता है। सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल हमेशा नहीं होता है, अगर रेफरेंसिंग कोड ने मांगा है तब रहता है सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल, और रेफरेंसिंग कोड ने अगर सप्लीमेंट्री नहीं मांगा है तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स रहेंगे एसेंशियल। 2 टाइप के वेरिएबल्स रहेंगे, एसेंशियल वेरिएबल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स। देखिए, एसेंशियल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको कि अगर हम चेंज करेंगे तो हम ये समझते हैं कि उससे जो ज्वाइंट का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगा वो चेंज होगा। मतलब एसेंशियल वेरिएबल में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो जो वेल्डिंग ज्वाइंट का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगा उसमें चेंज होगा। इसीलिए कभी भी अगर हमको एसेंशियल वेरिएबल चेंज करना है तो WPS को फिर से रिक्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब फिर से PQR एक बार करना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स वैसे वेरिएबल होते हैं जिसको कि चेंज करने पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट नहीं होती है ज्वाइंट की। तो हमें नॉन एसेंशियल वेरिएबल को अगर चेंज करते हैं तो हमें WPS को रिक्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ WPS में रिवीजन कर देंगे, एडिटोरियल रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करके चेंज कर सकते हैं। WPS को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल, ये आपके एग्जाम में कवर्ड नहीं है, फिर भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए, सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल वैसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि अगर हम चेंज करेंगे तो ज्वाइंट की टफनेस प्रॉपर्टीज चेंज होगी, टफनेस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो और ये कौन से टफनेस प्रॉपर्टी, ज्वाइंट की जो टफनेस प्रॉपर्टी मतलब ज्वाइंट प्लस हीट इफेक्टेड जोन प्लस बेस मेटल, हीट इफेक्टेड जोन, बेस मेटल और ज्वाइंट, तीनों के टफनेस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल को जब भी रिक्वायरमेंट है डालने का, तो सिंस टफनेस प्रॉपर्टी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आती है, इसीलिए जब भी सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल को अगर चेंज करेंगे तो हमें फिर से WPS को रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे हम एसेंशियल वेरिएबल में रिक्वालिफाई करते हैं वैसे ही सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल में भी हमें रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं, अगर सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल को हमारे रेफरेंसिंग कोड ने बोला है कि डालना है तो उस केस में जो सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल है वो एक एसेंशियल वेरिएबल की तरह ही काम करेगा, मतलब उसको चेंज करने पे WPS को रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। अब समझेंगे प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। यहां मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था WPS प्रपोज करने के बाद फिर PQR करते हैं। PQR में
जो भी हम एक टेस्ट कूपन लेते हैं और टेस्ट कूपन को वेल्डिंग करते हैं, और वेल्डिंग के दौरान ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑफ टेस्ट कूपन सारे वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं, जो जो एक्चुअल वैल्यूज जो आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और उसको फिर टेस्ट पीस को डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये PQR के पार्ट होते हैं। मतलब PQR के पार्ट में क्या होंगे, एक तो जो भी रियल टाइम डेटा है जो टेस्ट कूपन के वेल्डिंग के दौरान मैंने रिकॉर्ड किया ये होता है, और प्लस जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है उसका रिपोर्ट, ये दोनों मिलकर हमारा PQR बनता है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, देखिए फ्रेंड्स, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट को ही परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन बोलते हैं, या इसको वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन बोलते हैं या परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ये वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट को ही बोलते हैं। अब सेक्शन 9 के QW 102 में परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए बारे में दिया है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का पर्पस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का पर्पस जो होता है वो बहुत ही क्लियर कट, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का जरूरत हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि हम वेल्डर्स की एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। वेल्डर्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करते हैं। कौन सी एबिलिटी, तो वो एज पर WPS साउंड वेल्ड मेटल को प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, ये होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का मकसद। हम डिटरमाइन करते हैं, हम को देखते हैं, वेल्डर की एबिलिटी चेक करते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन से। और सेम अगर वेल्डिंग ऑपरेटर का अगर चेक करते हैं तो वेल्डिंग ऑपरेटर का हम क्या चेक करते हैं, तो वेल्डिंग ऑपरेटर की मैकेनिकल एबिलिटी चेक करते हैं कि वो साउंड वेल्डिंग ऑपरेट, जो वेल्डिंग इक्विपमेंट है उसको सही से ऑपरेट कर सकता नहीं, ताकि सही वेल्डिंग दे पाए। तो वेल्डिंग ऑपरेटर के लिए मैकेनिकल एबिलिटी चेक करते हैं, और वेल्डर्स के लिए वेल्डर की एबिलिटी चेक करते हैं कि वो साउंड वेल्ड मेटल डिपॉजिट कर सकता है कि नहीं। ये QW 102 में फिलहाल इतना ही था। अब वेल्ड ओरिएंटेशन और टेस्ट पोजीशंस के बारे में देखना है। देखिए QW 100, अब आप कहेंगे कि QW 102 के बाद आप सीधे QW 100 पे क्यों आ रहे हैं, बीच के कहाँ गए। तो फ्रेंड्स मैं कोई पार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ। देखिए QW 102 के बाद ASME में सीधे QW 110 ही है। तो कई बार ASME क्या है, अपने रिविजन्स में पुराने चीज़ों को डिलीट करती है, तो मैं भी QW 102 के बाद और 110 के पहले के पोर्शंस को उन्होंने डिलीट कर दिया होगा। ये मैं ASME 2023 एडिशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। हालांकि एडिशन का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मैं एक बिल्कुल जनरल वे में पढ़ा रहा हूँ। आप 2019 का भी ASME सेक्शन खोलेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, 2023 का भी खोलेंगे तो भी समझ जाएंगे। तो QW 100 में वेल्ड ओरिएंटेशन दिया हुआ, वेल्ड के ओरिएंटेशन पोजीशन के हिसाब से वेल्ड के 4 ओरिएंटेशन बनते हैं, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड और वर्टिकल। ये आपको QW फिगर नंबर QW 461 में और फिगर नंबर QW 461.2 में बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट था बट उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। और इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये मैं स्लाइड पे नहीं समझा पाऊंगा। फिर मुझे पेपर और पेन लेके, जैसे मैं पहले अपना वीडियो बनाता था पेपर और पेन से लिखता था, वैसे मुझे करके समझाना पड़ेगा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि ये स्लाइड से समझा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वेल्ड ओरिएंटेशन फिलहाल के लिए जान लीजिए, 4 तरीके के वेल्ड ओरिएंटेशन होता है, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड, वर्टिकल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानना है। और आपको इसको ये फिगर देख सकते हैं, फिगर नंबर 461.1 और 461.2 ASME सेक्शन 9 में ये ओरिएंटेशन दिए हुए हैं। अब हम आते हैं टेस्ट पोजीशंस पे। टेस्ट पोजीशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। QW 120 में जो है ग्रूव वेल्डिंग के टेस्ट पोजीशंस दिए हुए हैं, और QW 130 के अंदर फिलेट वेल्ड के टेस्ट पोजीशन दिए हुए हैं। तो ग्रूव वेल्ड और फिलेट वेल्ड बहुत ही बेसिक चीज़ें, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने ग्रूव वेल्ड और फिलेट वेल्ड के डिफरेंसेस बता रखे हैं अपने पहले के वीडियोस में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं टेस्ट पोजीशन पे आता हूँ। तो QW 120 के अंदर QW 121 आता है, इसमें प्लेट के टेस्ट पोजीशन बताए गए हैं। 122 के अंदर पाइप के टेस्ट पोजीशन बताए गए हैं। 123 के अंदर स्टड वेल्ड के टेस्ट पोजीशन बताए गए हैं। और अगर कोई पोजीशन ऐसा है जिसमें जो कि इन तीनों में नहीं बताया गया है, वो स्पेशल पोजीशन के अंदर आएगा, QW 124 के अंदर आएगा। सिमिलरली QW 131 में प्लेट के पोजीशंस बताए गए हैं, 132 में पाइप के पोजीशन बताए गए हैं, और 133 में जो कि इन दोनों में नहीं बताया गया, वो 133 में आएगा स्पेशल पोजीशन के नाम से।
अब थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए QW121 में मैंने आपको बताया था प्लेट पोजीशन बताया गया। प्लेट के 4 पोजीशन होते हैं, 1G 2G 3G एंड 4G। और 132 में पाइप पोजीशन बताया गया है। पाइप में भी 4 पोजीशन होते हैं, 1G 2G, यहाँ 3G 4G नहीं होता, 5G और 6G होते हैं। पाइप के ग्रुप वेल्ड की हम बात करें, सिर्फ ग्रुप वेल्ड, तो ग्रुप वेल्ड के अंदर प्लेट के 4 पोजीशन, पाइप के 4 पोजीशन, फिर स्टड के वेल्ड के पोजीशन और स्पेशल पोजीशन आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। देखिए 1G, ये 1G है फ्लैट पोजीशन। वेल्डर का सिर बिल्कुल ज्वाइंट के ऊपर होगा और वेल्डिंग ऐसे करेगा, ज्वाइंट के ऊपर वेल्डर का सिर होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या, वेल्डिंग का जो एक्सिस है, ये देखिए ये वेल्ड का एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। देखिए ये एक्सिस वर्टिकल हो गया, मैं थोड़ा सीधा नहीं बना पा रहा हूँ, आप एज्यूम कीजिए, ये देखिए सीधा हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो देखिए आप ज्वाइंट का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, तो इसे 2G पोजीशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। 1G हो गया, फिर 2G हो गया। अब 3G देखते हैं। 3G में क्या है, वर्टिकल पोजीशन होता है। देखिए जो ज्वाइंट का एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा, थोड़ा लाइन मैंने टेढ़ा खींच दिया है, आप एज्यूम कीजिए इसे सीधा लाइन होगा जो वर्टिकल पोजीशन होगा। और 4G में क्या है, ओवरहेड पोजीशन होगा, मतलब वेल्डर नीचे से वेल्डिंग करेगा, सिर के ऊपर ही उसके ज्वाइंट होगा। ये थोड़ा सा 3D फोटो इसलिए आपको तिरछा दिख रहा है। देखिए ऐसा 4G पोजीशन में सामने से देखेंगे तो टेस्ट कूपन ऐसा होगा और वेल्डर जो है सीधा सिर के ऊपर से वेल्डिंग करेगा। इनमें देखिए 15 डिग्री 15 डिग्री तक प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से 15 डिग्री का अलाउंस अलाउ है, मतलब 15 डिग्री ऊपर नीचे कर सकते हैं। और 5 डिग्री का एंगुलर टॉलरेंस अलाउ है, 5 डिग्री एंगुलर में आप घुमा सकते हैं टेस्ट पीस को। उसके बाद पाइप पोजीशन देखते हैं। पाइप पोजीशन में आपको 1G फ्लैट पोजीशन होता है। देखिए पाइप इस पोजीशन में होगा और पाइप घूमता रहेगा, पाइप रोटेट होगा और वेल्डर जो है ऐसे ऊपर से वेल्डिंग करेगा। तो ये हो गया आपका फ्लैट पोजीशन, 1G फ्लैट पोजीशन। 2G हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर क्या होता है, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पाइप का एक्सिस तो वर्टिकल होता है, देखिए पाइप का एक्सिस वर्टिकल है, लेकिन जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट का एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपका ज्वाइंट है, थोड़ा ऊपर से मैं फोटो खींच दिया, लाइन खींच दिया, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन। 1G में पाइप रोटेट होगा, पाइप रोटेट होगा, वेल्डर एक जगह फिक्स होगा और हमेशा ऊपर से वेल्डिंग करेगा, फ्लैट है। 2G में वेल्डर चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करेगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ज्वाइंट होगा। 5G और 6G पोजीशन को मल्टीपल पोजीशन बोलते हैं। देखिए पहले 5G देखते हैं। 5G में जो पाइप का एक्सिस होगा वो तो हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन जो ज्वाइंट का एक्सिस होगा ये देखिए वर्टिकल होगा और वेल्डर चारों तरफ घूम के वेल्डिंग मारेगा। प्लेट पाइप जो है स्टेशनरी होगा, वेल्डर चारों तरफ घूम के वेल्डिंग मारेगा। और जो 6G है उसे भी मल्टीपल पोजीशन बोलते हैं। इसके अंदर जो पाइप का एक्सिस होगा 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा और इसमें भी वेल्डर चारों तरफ घूम के वेल्डिंग मारेगा, पाइप स्टेशनरी रहेगा। तो ये प्लेट और पाइप का ग्रुप वेल्डिंग का पोजीशन मैंने आपको बताया। स्टड वेल्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। ये 1S पोजीशन है, 1S ये से फ्लैट में वेल्डिंग होगा और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है देखिए, और ये 4S ओवरहेड पोजीशन है। अब फिलेट वेल्ड के पोजीशन में आते हैं। तो प्लेट, पहले फिलेट वेल्ड में प्लेट की वेल्डिंग में देखेंगे। प्लेट में 4 पोजीशन होते हैं। जो फिलेट वेल्डिंग होती है उसके अंदर प्लेट में 4 पोजीशन होते हैं। पहला है फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन में जो है थ्रोट, जो वेल्डिंग का थ्रोट होगा वो बिल्कुल वर्टिकल होगा। थ्रोट में आपको बताता हूँ, देखिए ये फॉर एग्जांपल हमारा 2 टेस्ट पीस है और अगर हमने यहाँ पे वेल्डिंग करा है तो यहाँ से बिल्कुल 45 डिग्री पे जो लाइन वेल्डिंग के टॉप तक जो जाता है इसे थ्रोट बोलते हैं। यहीं तक होगा वेल्डिंग तक, मतलब यहाँ टो से लेके यहाँ तक जो आएगा वो थ्रोट होगा। तो यहाँ पे देखिए थ्रोट जो है मतलब टेस्ट पीस को 45 डिग्री पे घुमा दिया गया है। घुमाने के कारण क्या है, जो थ्रोट है वो बिल्कुल वर्टिकल हो गया है। तो ये फ्लैट पोजीशन है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो ज्वाइंट का एक्सिस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल पोजीशन में ज्वाइंट का जो एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा। और जो ओवरहेड पोजीशन है उसमें ज्वाइंट बिल्कुल वेल्डर के सिर के ऊपर होगा, वेल्डर नीचे से वेल्डिंग करेगा। यहाँ भी एक 3 डायमेंशनल फिगर होने का थोड़ा तिरछा दिखाया गया। ये देखिए टेस्ट पीस बिल्कुल ऐसे होगा और वेल्डर जो है नीचे से वेल्डिंग करेगा। ये 4F हो गया। अब पाइप का पोजीशन देख लेते हैं। पाइप का पोजीशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फिलेट में देखिए फिलेट ज्वाइंट बन रहा है, एक तो प्लेट और पाइप है और एक ये 2 पाइपों के बीच में फिलेट ज्वाइंट बन रहा है। इसमें दोनों देखना पड़ेगा। फ्लैट ज्वाइंट में क्या होता है, 1F में रोटेट करते हैं पाइप को
टेस्ट पीस को रोटेट करते हैं और वेल्डर एक जगह से वेल्डिंग मारेगा तो ये एक फ्लैट पोजीशन बन जाता है। यहाँ से वेल्डर वेल्डिंग मारेगा और पीस रोटेट होता रहेगा। जो 2F है, 2F के अंदर दो पोजीशन होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल के अंदर दो पोजीशन होते हैं, एक तो 2F और एक 2FR। 2F में क्या होता है फ्रेंड्स, जो पाइप का एक्सिस है वो वर्टिकल होगा और ज्वाइंट का एक्सिस ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा और पाइप स्टेशनरी रहेगा, वेल्डर जो घूम घूम के चारों तरफ से वेल्डिंग मारेगा। और 2FR में पाइप रोटेट होगा, लेकिन इनका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होगा। देखिए 2FR में पाइप का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होगा, पाइप का एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा और वेल्डर ऐसे चारों तरफ से घूम के वेल्डिंग पाइप घूमता रहेगा और वेल्डर एक जगह पे वेल्डिंग मारेगा। ये 2FR है। 4F में ओवरहेड पोजीशन होता है, बिल्कुल पाइप का एक्सिस ऐसा होगा और वेल्डर नीचे से वेल्डिंग मारेगा। और 5F में क्या है, पाइप का एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा और वेल्डर ऐसे वेल्डिंग मारेगा। देखिए 2FR और 5F दोनों आपको बिल्कुल सिमिलर दिख रहा होगा। अंतर बस यही है कि 2FR में जो टेस्ट पीस है वो रोटेट होगा, टेस्ट पीस घूमता रहेगा, वेल्डर एक जगह से वेल्डिंग मारेगा। और 5F में वेल्डर जो है चारों तरफ से घूम के वेल्डिंग मारेगा। तो 4F और 5F को, 4F को ओवरहेड पोजीशन बोलते हैं और 5F को मल्टीपल पोजीशन बोलते हैं। इन सब के फिगर जो है आपको एसएमई सेक्शन 9 में दिए हुए हैं। ये देखिए मैंने सब जगह फिगर का नंबर डाला है। 461.5 में ये फिगर मिलेगा आपको, 461.7 में फिगर मिलेगा। तो ये सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे एसएमई सेक्शन 9 में, वहां जाके आप देख सकते हैं। टेस्ट पोजीशन हमने देख लिया। अब हम मैकेनिकल टेस्ट पे डिस्कशन करेंगे कि इसका बाद QW 140 में मैकेनिकल टेस्ट दिया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैंने कोई स्किप नहीं किया है। QW अभी QW हमने कहाँ तक देखा था, QW 133 स्पेशल पोजीशन। ये जैसे 131 और 132 में जो कवर नहीं किया गया उसको स्पेशल पोजीशन बोलेंगे। इसके बाद अब हमारा QW 140 आता है, इसमें हम मैकेनिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ये मैकेनिकल टेस्ट यूज कहाँ होते हैं, तो ये यूज होते हैं अपना WPS को क्वालिफाई कराने के लिए या वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट WQT के समय यूज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले WPS बनाते हैं, फिर उसको क्वालिफिकेशन करने के लिए PQR करते हैं। तो PQR करने के बाद हम उसको लैब में भेजते हैं मैकेनिकल टेस्ट के लिए, जिससे कि WPS क्वालिफाई होता है। तो उसके लिए हम मैकेनिकल टेस्ट करते हैं और साथ ही वेल्डर क्वालिफिकेशन का जो टेस्ट कूपन है उसको भी मैकेनिकल टेस्ट से हम क्वालिफाई करवा सकते हैं। उसके लिए मैकेनिकल टेस्ट का यूज होता है। तो टाइप्स एंड पर्पसेस ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस QW 140 में दिया गया है। इसके अंदर आपको मैकेनिकल टेस्ट दिया हुआ है QW 141 में। QW 141 में 5 सब टॉपिक्स दिए हैं, मतलब मैकेनिकल टेस्ट के बारे में बताया गया है। 141 के अंदर बताया हुआ है टेंशन टेस्ट, इसे टेंसाइल टेस्ट भी कहते हैं। टेंसाइल टेस्ट हम क्यों करते हैं, तो टेस्ट पीस का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जानने के लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। गाइडेड बेंड टेस्ट हम क्यों करते हैं, तो डिग्री ऑफ साउंडनेस एंड डक्टिलिटी को पता करने के लिए गाइडेड बेंड टेस्ट करते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना है, पूछ सकता है कि गाइडेड बेंड टेस्ट का मकसद क्या है, तो आपको बताना है डिग्री ऑफ साउंडनेस एंड डक्टिलिटी। टेंसाइल टेस्ट का मकसद क्या है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जानना। उसके बाद QW 141.3 में फिलेट वेल्ड टेस्ट के बारे में दिए हुए हैं। फिलेट वेल्ड टेस्ट में हम साइज, कांटूर और डिग्री ऑफ साउंडनेस ऑफ फिलेट वेल्ड ये जानते हैं। फिर टफनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट में हम उसका टफनेस, वेल्डिंग का जो टफनेस है वो डिटरमाइन करते हैं। फिर स्टड वेल्ड टेस्ट के अंदर आता है आपका डिफ्लेक्शन बेंड टेस्ट, हैमरिंग टॉर्क और टेंशन टेस्ट, मैक्रो एग्जामिनेशन। ये सारे टेस्ट स्टड वेल्ड टेस्ट के अंदर आते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये नीचे वाले भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ टेंशन टेस्ट और गाइडेड बेंड टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये QW 140 के अंदर तो ये टेस्ट दिया हुआ है, उसका मकसद दिया हुआ है, उसके डिटेल्स जो है आगे दिए हुए हैं। जैसे QW 150 में टेंसाइल टेस्ट का, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी हमने मकसद जाना टेस्ट का। QW 141 में लिखा हुआ है मैकेनिकल टेस्ट फॉर ग्रूव वेल्ड। ग्रूव वेल्ड के लिए कौन कौन से मैकेनिकल टेस्ट एप्लीकेबल हैं, तो इसमें ये दो टेस्ट एप्लीकेबल है, QW 141.1 टेंशन टेस्ट और QW 141.2 गाइडेड बेंड टेस्ट। ये दोनों हम मैकेनिकल टेस्ट ग्रूव वेल्डिंग के लिए ये दोनों टेस्ट करेंगे। और टफनेस टेस्ट भी ग्रूव वेल्डिंग के लिए होता है, बट फिलहाल हम ये दोनों जानते हैं, क्योंकि टफनेस टेस्ट जब सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल आएगा तब करते हैं। अब QW 142 में क्या दिया है
QW142 में दिया है कि अगर वेल्डर क्वालिफिकेशन का टेस्ट कूपन है, मतलब एक तो हो गया आपने WPS को क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट कूपन वेल्डिंग किया, उसको छोड़ दीजिए। जब हम वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करते हैं, जो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट करते हैं, उसके टेस्ट कूपन को हम मैकेनिकल टेस्ट से तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, या फिर हम मैकेनिकल टेस्ट को रेडियोग्राफी RT या UT से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब मैकेनिकल टेस्ट की बजाय RT या UT करके भी हम वेल्डर क्वालिफिकेशन के टेस्ट कूपन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है QW191 में समझाया हुआ है, और ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि वेल्डर क्वालिफिकेशन या वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के टेस्ट कूपन को हम RT से क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपको लिखना है यस। अगर क्वेश्चन आए कि वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के टेस्ट कूपन को हम UT से क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपको लिखना है यस। क्वेश्चन आए कि अगर वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के टेस्ट कूपन को हम मैकेनिकल टेस्ट से क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको लिखना है यस। अब क्वेश्चन आएगा कि WPS को क्वालिफाई कराने के लिए जो हमने टेस्ट कूपन की वेल्डिंग करी है, उसको हम RT से क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो नो। WPS के टेस्ट कूपन को क्वालिफाई कराने के लिए सिर्फ मैकेनिकल टेस्ट का यूज करना है। हाँ, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के टेस्ट कूपन को क्वालिफाई करने के लिए हम मैकेनिकल टेस्ट या RT या UT इन तीनों का यूज कर सकते हैं। यहां मैंने लिखा भी है RT या UT कैन नॉट बी यूज टू क्वालिफाई अ वेल्डिंग प्रोसीजर। वेल्डिंग प्रोसीजर को क्वालिफाई नहीं कर सकता। ओनली वेल्डर कैन बी टेस्टेड बाय RT एंड UT। वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट कूपन कैन बी टेस्टेड बाय RT एंड UT। अब UT के लिए भी थोड़ा एक कंडीशन है। UT के लिए क्या कंडीशन है कि टेस्ट कूपन की थिकनेस अगर 6 mm से ज्यादा है तो ही UT के लिए हम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें RT करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी लेक्चर तो काफी लंबा हो गया। यहाँ मैंने आपको एक ओवरव्यू ASME सेक्शन 9 का देना शुरू कर दिया है। तो ये W1 का पार्ट 1 था। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। Which of these statements are false regarding supplementary essential variables? देखिए, ऑप्शन ए है दे अप्लाई व्हेन दे आर स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंसिंग कोड और स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी है दे आर ट्रीटेड एज एसेंशियल वेरिएबल्स व्हेन दे अप्लाई। ऑप्शन सी है दे अप्लाई whenever notch toughness testing is required। ऑप्शन डी है दे आर एसोसिएटेड विथ वेल्ड स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसका आंसर सोचिए। इसमें आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, वो स्टेटमेंट जो कि सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो ऑप्शन ए है वो लिख रहा है कि दे अप्लाई व्हेन दे आर स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंस कोड और स्टैंडर्ड। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल हम तब डालते हैं जब वो रेफरेंसिंग कोड में मांगता है। मतलब अगर रेफरेंसिंग कोड स्टैंडर्ड या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में है कि हमें सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल का यूज करना है, तो ही हम सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल का यूज करते हैं। सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल क्या है? टफनेस प्रॉपर्टीज के लिए होता है, नॉच टफनेस टेस्ट के लिए। और क्या ऑप्शन दिए हुए थे? तो हाँ, ये चीज भी मैंने आपको बताया था, जब सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल को हम इंक्लूड करेंगे अपने WPS में, तो वो एक तरीके से एसेंशियल वेरिएबल का ही काम करेगा। मतलब WPS को रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये ऑप्शन भी सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल के लिए ट्रू है, ये भी ऑप्शन ट्रू है। तीसरा, दे अप्लाई व्हेनेवर नॉच टफनेस टेस्ट, ये भी ट्रू है। टफनेस टेस्टिंग की जब जरूरत पड़ती है तो ही हम सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल का यूज करते हैं। मतलब ये 3 स्टेटमेंट तो WPS सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल के हिसाब से ट्रू है। अब चौथा, जो दे आर एसोसिएटेड विथ वेल्ड स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, ये गलत है। सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल का वेल्ड स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा हमारा डी होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल के हिसाब से ये फॉल्स है। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग प्रोसीजर्स एज पर ASME सेक्शन 9? कौन WPS को प्रिपेयर कराता है या कौन रिस्पॉन्सिबल है WPS डेवलप और क्वालिफाई करने के लिए? ऑप्शन ए है इंस्पेक्शन इंजीनियर, ऑप्शन बी है ओनर ऑफ द यूजर ऑफ द इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरर एंड कॉन्ट्रैक्टर और द इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बहुत ही स्टार्ट में QW101 में बताया था। देखिए कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। QW101 में बहुत ही क्लियर लिखा है कि WPS मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरर और कॉन्ट्रैक्टर। मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर ही उसको क्वालिफाई कराता है, उसको प्रिपेयर करता है, उसको डेवलप करता है।
तो इसका जो आंसर होगा सी, मैन्युफैक्चरर एंड कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ मैन्युफैक्चरर और कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए था, मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर इसका रिस्पॉन्सिबल है। Question number 3, essential variables affect mechanical properties of the weld if they are changed outside their qualified range, the WPS। देखिए इसमें पहले तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि एसेंशियल वेरिएबल जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है एक्सेप्ट टफनेस टेस्ट को। चलिए कोई बात नहीं, ये एक स्टेटमेंट है जो कि मैंने आपको बताया था, एसेंशियल वेरिएबल्स अफेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्ड। अब क्वेश्चन क्या है, इफ दे आर चेंज्ड आउटसाइड देयर क्वालिफाइड रेंज, वो क्वालिफाइड रेंज जो कि हमने WPS में लिखा है उससे हमें कुछ अलग करना है, चेंज करना है एसेंशियल वेरिएबल के रेंज को, तो WPS को क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था, फिर से मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूं। देखिए अगर एसेंशियल वेरिएबल को चेंज करते हैं तो हमें WPS को रीक्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एसेंशियल वेरिएबल जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है अदर देन टफनेस। टफनेस के लिए हमारा फिर सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल आ जाता है। तो इसका आंसर होगा मस्ट बी रिक्वालिफाइड, WPS को हमें रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। व्हेन नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स आर चेंज्ड ऑन द WPS व्हाट मस्ट बी डन। नॉन एसेंशियल वेरिएबल को हम अगर WPS में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको चेंज करने पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हमें दोबारा WPS को रिक्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ WPS को एक रिवीजन लिख देना है, एडिटोरियल रिवीजन चाहिए, मतलब WPS को रिवाइज करना पड़ता है, WPS को रिक्वालिफाई नहीं करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, WPS में बी एडिटोरियली रिवाइज्ड बट डज नॉट रिक्वायर रिक्वालिफिकेशन ऑफ द WPS। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर में ये सारी चीजें होती हैं एक्सेप्ट एक के। कौन कौन से, देखिए पहला तो लिखा है वेल्डिंग प्रोसेस वेरिएबल, तो क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसेस में वेरिएबल्स होते हैं, एसेंशियल नॉन ये सब होते हैं। डिटेल्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, WPS के अंदर जो वेरिएबल्स आते हैं उसके अंदर वेल्ड ज्वाइंट, बेस मेटल, फिलर मेटल, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये रहेगा बेस मेटल डिटेल एंड फिलर, ये भी चीज क्वालिफाइड WPS में रहता है। फिर क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ वेल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखिए वेल्डिंग का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का डिटेल्स है वो WPS में नहीं होता, उसमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर डी होगा। अब PQR डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, PQR के अंदर इनमें से क्या नहीं होता है। ऑप्शन ये है, रिकॉर्ड ऑफ वेल्डिंग डेटा यूज्ड टू वेल्ड अ टेस्ट कूपन, रिकॉर्ड ऑफ वेल्डिंग वेरिएबल्स यूज्ड टू वेल्ड अ टेस्ट कूपन, record of test results used to qualify the welding procedure, record of welding parameters to be used in the production weld। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए थोड़ा मैं और क्लियर बता देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है लिखने में, मैंने ही लिखा है, बट देखिए रिकॉर्ड ऑफ वेल्डिंग डेटा यूज्ड टू वेल्ड अ टेस्ट कूपन, यहाँ इसका मतलब ये क्या कहना चाहे, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि जो आपने PQR करते समय जो टेस्ट कूपन वेल्डिंग करी थी उसका रिकॉर्ड, तो उसका रिकॉर्ड जो है PQR में रहेगा। मतलब यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं रहेगा, तो इसका रिकॉर्ड जो हमने PQR करते समय वेल्डिंग के जो डेटा रिकॉर्ड किए थे वो PQR में रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रिकॉर्ड ऑफ वेल्डिंग वेरिएबल्स यूज्ड टू वेल्ड अ टेस्ट कूपन, जो हमने PQR करते समय वेल्डिंग का जो टेस्ट कूपन जो वेल्ड किया था उसके जो वेरिएबल्स हमने नोट किए थे ये भी PQR में रहेगा। रिकॉर्ड ऑफ टेस्ट रिजल्ट, जो मैकेनिकल टेस्ट हमने किया था वो भी रिकॉर्ड PQR में रहेगा। अब ये जो चौथा ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑफ द वेल्डिंग पैरामीटर्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन वेल्ड। देखिए PQR में क्या होता है, जो हम टेस्ट कूपन की वेल्डिंग करते हैं WPS को क्वालिफाई कराने की, उसके रिकॉर्ड होते हैं, और उसका जो लैब टेस्ट कराते हैं उसका मैकेनिकल रिपोर्ट का रिकॉर्ड रहता है। सिर्फ यही दो चीजें रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको बहुत ही शुरू में बताया था। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ऑल डेटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द, मतलब जो टेस्ट कूपन की वेल्डिंग करते हैं उसके समय का रिकॉर्ड, और प्लस DT या NDT का रिपोर्ट यहाँ और लिखा था ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ टेस्ट कूपन और रिजल्ट्स ऑफ द रिक्वायर्ड टेस्टिंग, ये दो चीजें PQR में रहती हैं। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑफ वेल्डिंग पैरामीटर्स टू बी यूज, मतलब हम आगे प्रोडक्शन वेल्डिंग के दौरान जो वेल्डिंग पैरामीटर हम यूज करेंगे
उसका रिकॉर्ड, तो उसका रिकॉर्ड PQR में नहीं रहता है, मतलब हमारा ऑप्शन जो है ये होगा। ये पूछ रहा था PQR में कौन सा इनमें से नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्रूव वेल्ड? ऑप्शन ए है हैमर टेस्ट, ऑप्शन बी है मैक्रो टेस्ट, ऑप्शन सी है 4PI जोड़, ऑप्शन डी है टेंसाइल टेस्ट। ये 4 ऑप्शंस में से कौन से सही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसका आंसर मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है। प्रीवियस स्लाइड में ये देखिए, या इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था टेंशन टेस्ट हम क्यों करते हैं, तो आप यहाँ से देख के आप तो समझ ही गए होंगे। इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आंसर? हैमर टेस्ट, मैक्रो टेस्ट, 4PI टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट? तो फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच टेस्ट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर मैकेनिकल टेस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन? अल्ट्रासोनिक, ओहो यहाँ ऑप्शन भी यहीं मैंने लिख दिया, इसको काट देता हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन यहीं तक है, ये एक सेकेंड, क्वेश्चन यहीं तक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं तक है। विच टेस्ट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर मैकेनिकल टेस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन? परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन मतलब वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। तो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के जो कूपन होते हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए हम मैकेनिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं, और मैकेनिकल टेस्ट को RT या UT से भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए UT दिया हुआ है, तो हाँ UT से भी कर सकते हैं और RT भी कर सकते हैं, MT नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है बोथ A एंड B, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। UT और RT दोनों से ही हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगा होगा। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट्स जरूर दीजिए, जिससे कि मैं अपने वीडियो को आगे इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।